हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन का एक छोटा सा टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन होती क्या है, एंड देन हम उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रेडी रखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन का मतलब समझते हैं कि आखिर स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन होता क्या है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि टेंडर निकला हुआ है, आप अपनी कोटेशन डाल दीजिए। यानी कि लेट्स सपोज कोई कंपनी है या फिर गवर्नमेंट भी किसी कोई काम करवाना चाहती है। जैसे कोई कॉलेज है, उसको अब जो है एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि साल भर पूरा जो है यहाँ पे हमारे कॉलेज में जितने भी कैमरास हैं या जितने भी जो है सिस्टम्स हैं, जो सिस्टम्स यानी कि डेस्कटॉप वगैरह, उन सब की देखभाल करे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करे, उसका पूरा जो है सर्विस प्रोवाइड करे। या फिर लेट सपोज पूरा का पूरा सिस्टम उन्हें नया इंस्टॉल करना है, यानी कि पूरे नए डेस्कटॉप चाहिए या फिर जो है कैमरास चाहिए, उनकी पूरी वायरिंग करवानी है, पूरा सिस्टम नया करना है, तो वो कहेगी कि आप आइए और कोटेशन डालिए। तो जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होगी, जो कहेगी कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो उस सिचुएशन पे वो सारी पार्टीज अपनी अपनी एक कोटेशन देगी। कोटेशन में वो बताएंगी कि आखिर इस पूरे काम में वो कितना खर्चा आपको जो है उनकी तरफ से हो सकता है। या कह लीजिए जैसे कि आपने ये कोटेशन मंगवाई, मैंने अपनी एक कोटेशन भेजी, मैंने कोटेशन में सारी डिटेल लिखूंगी कि देखो इतने के कैमराज आएंगे, इतने के जो है वहाँ पे इतना प्राइस होगा और इतना इतना मे बी यहाँ पे हमारी जो है सर्विसेज देने के चार्जेस होंगे। सो ओवरऑल हम इतना 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी अमाउंट है वो आपसे चार्ज करेंगे ना। देर आर सो मेनी पीपल जो कि आपकी तरह कोटेशन डाल रहे होंगे, वो भी अपना प्राइस कोट कर रहे होंगे। अब जो प्राइस आपने कोट किया है ज़रूरी नहीं है वो सेम प्राइस सामने वाले ने कोट किया। और लेट्स सपोज आपने 4 लाख का प्राइस कोट किया, सामने वाले ने 4.5 का कोट किया। वहीं पे जो है एक व्यक्ति जो कि ये कोटेशन चूज कर रहा है, वो देखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक घटिया मटेरियल लगा दिया हो और बिल्कुल मतलब लाख 2 लाख रुपए में निपटा रहा हो। और ऐसा नहीं है कि फिर हम उसकी तरफ चले जाएंगे, नहीं, कोटेशन में ये भी चीज़ें देखी जाएगी कि मटेरियल ठीक तरीके से यूज़ हो रहा हो, नॉर्मल पैसे लग रहे हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस आप कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा लो चार्ज कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो इस सिचुएशन में ऐसे कोटेशंस दी जाती हैं, एक कोटेशन बनाई जाती है स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन, जो कि सामने वाले पर्सन तक जाती है एंड देन वो उसको चूज़ करता है, बताता है कि हाँ ये वाली पार्टी मुझे सही लग रही है, एंड देन वो कोटेशन उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। नाउ एक मैन्युफैक्चर जो है समटाइम्स मे बी आस्क्ड, कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चर से पूछा जा सकता है कि भाई देखो हमें इतने यूनिट्स बनवाने हैं, तो आप बताइए कितना खर्चा आएगा। तो एक मैन्युफैक्चर जो है कई बार जो है उसको पूछा जाता है प्राइस कोट करने के लिए कि भाई हमें जो है कोई पर्टिकुलर आर्टिकल्स चाहिए और उसका ये स्पेसिफिकेशन वाले आर्टिकल्स चाहिए, तो आप इसे सप्लाई कर दीजिए। तो उस सिचुएशन में वो उसको प्राइस बताता है। ओके, कोटेशन का मतलब होता है मिनिमम प्राइस कोट करना जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर को लेकर के ऑब्टेन हो। ठीक है, सच अ प्राइस इज कोटेड, यहाँ पे जो है वो प्राइस कोट किए जाते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन जो है उसके बाद शुरू होता है। तो यहाँ पे पहले प्राइस बताया जाएगा, फिर जब वो अग्री हो जाएंगे देन आप उसका प्रोडक्शन चालू करते हो। जब कोटेशन यहाँ पे जो है प्राइस फॉर सच स्पेसिफिक ऑर्डर, यहाँ पे जब भी आप कोटेशन बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो और ना ही प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो। तो नॉट टू मच हाई नॉट टू मच लो आपका प्राइस होना चाहिए। इन केस अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो टेंडर यानी कि जिसने टेंडर दिया है वो उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, 10 लाख रुपये मांग रहे हो, इतना थोड़ी होता है, वो वहीं पर उसको रिजेक्ट कर देगा। वहीं अगर उसका प्राइस थोड़ा सा लो हुआ तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति आ सकती है। ऑन द अदर हैंड प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो इट्स मीन्स आपका जो है प्रॉफिट बहुत कम ले रहे हो आप। ठीक है, उसको तो लगेगा कि कहीं ख़राब मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा ना, और वहीं दूसरी तरफ आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट तो जितनी आ रही है उतना तो आप वसूलोगे ही, हाँ प्रॉफिट में ही आप फ्लक्चुएशन करोगे और वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी कम हो सकता है। देयरफॉर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्राइस कोट करो, कॉस्ट जो भी आपकी है वो कोट करो, उसको जो है एस्टिमेशन बहुत अच्छे से लगा करके चलो। ओके, सो ये तो मतलब हुआ स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन का। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो था इसलिए मैंने इसको सेपरेटली नहीं किया। अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन की कि स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन की जो है एक आपका सॉल्यूशन कैसे करते हैं अगर क्वेश्चन आपको दे रखा हो। तो देखिए हियर आई हैव अ क्वेश्चन जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसने एक रिसीव किया है एक कोटेशन के लिए फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी उसके प्रोडक्ट्स है उसके 10,000 जो है यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पे उसको कोटेशन बनाना है। सो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो कुछ इस प्रकार के है।
तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे ऊपर लिखेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन showing the price to be quoted sorry, for 10,000 यूनिट्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पे टोटल रुपीज़ आपको कितने जो है खर्च हो रहे हैं, प्लस एक और चीज़ यहाँ पे आप मेंशन करोगे, वो है पर यूनिट रुपीज़। ओके, इसको हम बांट लेते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से सिंपल सा फॉर्मेट हमारा बन जाता है। सबसे पहले हमारे पास है रॉ मटेरियल 80,000 kgs एट द रेट ऑफ ₹4 पर kg। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस है 10,000 पर आवर्स के, जिसमें ₹2 पर आवर्स का खर्चा आपका आएगा, राइट। यहाँ पे देखो 80,000 kgs यहाँ पे आपका है, जिसका 1 kg का पैसा है 4 रुपये। वहीं डायरेक्ट वेजेस है 10,000 आवर्स का, जिसमें ₹2 पर आवर्स का खर्चा है। तो सबसे पहले एस्टिमेशन जो है हम करेंगे कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ यहाँ पे सब एस्टिमेशन है, तो इसलिए आप एस्टिमेशन भी लिखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले मेरे पास क्या है, 80,000 kgs का मटेरियल है, जो कि एट द रेट ऑफ ₹4 पर kg है। तो अब देखो 80,000 का है और ₹4 पर kg है, तो यानी कि 3,20,000 रुपये, 3,20,000 रुपये। ये तो हुआ टोटल खर्चा। अब 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं बेटा, इससे कितने, 10,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट में कितना लग रहा होगा, एक यूनिट में लग रहा है 32 रुपये, तो पर यूनिट में 32 रुपये। वहीं पे दूसरे में आ जाओ, डायरेक्ट वेजेस है, एस्टिमेशन यहाँ पे अगेन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर जो कि है 10,000 आवर्स की एट द रेट ऑफ 2 पर आवर्स। तो ऑब्वियसली इसका कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आराम से कर पाएंगे। 20,000 आपका टोटल कॉस्ट हो गया, और 20,000 को आप अगेन 10,000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि पर यूनिट भी हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ₹2 हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है डायरेक्ट कॉस्ट आ गया आपका मटेरियल का, और डायरेक्ट कॉस्ट आ गया आपके लेबर का। क्या उसके अलावा मेरे पास कोई डायरेक्ट कॉस्ट है? देखिए नहीं है। उसके नीचे मेरे पास फैक्ट्री का ओवरहेड है और बाकी चीज़ें हैं, प्रॉफिट की डिटेल्स है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेरे पास और डायरेक्ट खर्चा नहीं है। तो ये मेरा आ गया प्राइम कॉस्ट। जिस तरीके से आप कॉस्ट शीट बनाते हैं ना बेटा, उसी तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आपकी आ गई है, इसको टोटल करेंगे तो 3,20,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू योर 3,40,000 रुपीज़। ओके, एंड यहाँ पे पर पीस की बात करें, यूनिट की बात करें, तो 32 प्लस 2 इज इक्वल टू योर 34। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है आपकी फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया गया है, तो इसमें आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सा ओवरहेड दिया है? यहाँ पे दिया गया है फैक्ट्री का ओवरहेड। तो एस्टिमेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, मैं एक चीज़ ऊपर भूल रही हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ भी है आपका, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको जो है दिया गया है फैक्ट्री का ₹2.5 पर लेबर आर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ₹2.5 पर लेबर आर का। तो सबसे पहले आप क्या है, यहाँ पे आपके 2 तरीके के ओवरहेड है। पहला ये वेरिएबल ओवरहेड जो कि आपका फैक्ट्री का है, और यहाँ पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड जो कि फैक्ट्री का है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएबल वाला, यहाँ पे ₹2.5
पर लेबर आवर, और कितना लेबर आवर आपको यूज़ करना पड़ रहा था, ऊपर आपको दिया गया था 10,000 आवर्स, तो यहाँ पे 10,000 को एट द रेट ऑफ ₹2.5 से आप इसको कनेक्ट करें, इंटू करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 10,000 इंटू ₹2.5 इज़ 25,000। तो ये 25,000 टोटल आपका जो है यहाँ पे खर्चा हो गया फॉर योर वेरिएबल अमाउंट। वहीं फिक्स्ड भी आपके पास है। फिक्स्ड आपके पास कितना है, 10,000 का। फैक्ट्री का ₹10,000 फिक्स्ड यहाँ पे है, जो कि है 10,000 का है। सो टोटल ये आपका आ गया 35,000। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास फैक्ट्री का और कोई खर्चा नहीं है, तो ये अब आपका जो भी अमाउंट आएगा वो निकल के आएगा फैक्ट्री का, यहाँ पे फैक्ट्री का कोस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे 35,000 को आप 10,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसका भी आ जाएगा 3.5, राइट। अब इसको टोटल कीजिए, 3,40,000 को 35,000 से, तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,75,000, और यहाँ 34 रुपीज़ प्लस 3.5 रुपीज़ इज इक्वल टू योर 37.50। ओके, सो दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग आपकी क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आपकी आती है कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस का एस्टिमेशन करना। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे वेरिएबल में नहीं है पर फिक्स्ड कॉस्ट में है, तो यहाँ पे इसको पहले हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे एस्टिमेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि सिर्फ एक ही हमें दिया गया है, जो कि है 75,000 रुपीज़। तो सीधा 75,000 रुपीज़ इसको ऐड कर देंगे। ओके, एंड 10,000 रुपीज़ से इसको 10,000 यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5। अब देखो, आपने ऑफिस का खर्चा भी मिला लिया, तो यहाँ पे आपके पास अब क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगेन एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,75,000 को 75,000 से प्लस करेंगे, सो यू विल गेट 4,50,000 रुपीज़। यहाँ पे 37.50 को 7.5 से आप प्लस करेंगे तो 45 रुपीज़ अगेन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपके पास बचा है एक ही आपका ओवरहेड, जो कि है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे एस्टिमेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों करेंगे। वेरिएबल का अमाउंट कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका है 30,000 रुपीज़, तो वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 30,000 रुपीज़, और फिक्स्ड में है ये 20,000 रुपीज़। सो ये 20,000 रुपीज़, टोटल इज योर 50,000 रुपीज़। 10,000 यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रुपी पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन अब हो चुका है। अब आपके पास जो इसका प्लस करके आंसर आएगा, दैट इज़ योर एस्टिमेशन कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ पे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ये 45 प्लस 5 यानी 50 रुपीज़। इसका मतलब क्या है बेटा, अब ये जो आपको आंसर मिला है ना अभी, इसका मतलब है कि एक यूनिट बनाने में, लेट्स सपोज जो 10,000 यूनिट्स में बना रही हूँ वो इस कैलकुलेटर के बना रही हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर पे सारा खर्चा बना के जो है टोटल खर्चा तो 5 लाख आ गया, और पर यूनिट पे 50 रुपये पड़ गया, क्योंकि मैं 10,000 यूनिट्स बना रही हूँ। राइट, अब यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मुझे कितना लेना है, प्रॉफिट मैं कितना लेके चलना चाह रही हूँ। कंपनी 10% का प्रॉफिट ले रही है, किसके ऊपर, इट्स कॉस्ट एज इट्स मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट का 10% ले रही है, कॉस्ट का 10% यानी कि जो मुझे ये कॉस्ट आया है उसका 10%। तो यहाँ पे ऐड आप करोगे क्या, जो प्रॉफिट है एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट। तो 5 लाख का 10% इज योर यहाँ पे 50,000 रुपीज़, 10% इज योर 50,000 रुपीज़, और 50 रुपीज़ का 10% इज योर 5 रुपीज़। ठीक है, पर यूनिट का भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आप 50,000 निकाल लिया, इसी को 10,000 से डिवाइड करके ये 5 भी निकाल सकते हो। सो अब यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ गया है, जो कि है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कि भैया इस प्राइस पे बेचोगे तो सही प्रॉफिट भी कमाओगे और सारा खर्चा निकल जाएगा। तो 5 लाख और 50,000 इज योर 5,50,000 रुपीज़, और यहाँ पे 50 प्लस 5 इज़ 55। राइट, सो इस तरीके से पूरा आपका कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन आप निकाल सकते हो, जो कि बहुत इजीली और बहुत ही आराम से पूरा क्वेश्चन है। बट हाँ, इसमें थोड़ा बहुत आपको ना कॉस्ट शीट का आइडिया लगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
I hope it is clear to you guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.